नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वेबसाइट ड्राफ्टमैन सिविल के सेकेंड ईयर के टॉपिक स्लैब तथा रिटेनिंग वॉल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मुबशिर अली सिद्दीकी, अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊंचाहार रायबरेली से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक है स्लैब एंड रिटेनिंग वॉल, तो सबसे पहले हम स्लैब के बारे में जानेंगे। स्लैब क्या होती है? स्लैब बिल्डिंग का वह महत्वपूर्ण भाग है जो एक क्षैतिज सतह प्रदान करती है या बीम तथा कॉलम पर टिकाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, जिसके ऊपर आदमी रहता है, जो छत प्रदान करती है। और स्लैब को मुख्यतः निम्न दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक होती है हमारा वन वे स्लैब, एक होती है हमारी टू वे स्लैब। तो सबसे पहले जानेंगे कि वन वे स्लैब कौन सी होती हैं। देखिए, वन वे स्लैब वह स्लैब होती है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक होता है। यदि लंबाई को L से तथा चौड़ाई को B से डिनोट किया जाए तो अनुपात क्या होगा? 2 से अधिक। तो इस तरह की जो भी स्लैब होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वन वे स्लैब। यदि मैं इस किताब का आपको एग्जांपल दूं तो इस तरीके से जब कोई स्लैब टिकाई जाती है दो सपोर्ट पे, सिर्फ दो सपोर्ट पे, तो उस तरह की स्लैब क्या होती है? ज़्यादातर वन वे स्लैब होती है। आप देख भी रहे होंगे डायग्राम में, सिर्फ दो जगह पे सपोर्ट दिया गया है और जब इसके ऊपर लोड पड़ता है तो इस तरीके से ये बेंड होती है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी वन वे स्लैब। वन वे स्लैब। अब जानेंगे कि वन वे स्लैब की डिटेलिंग किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि ड्राफ्टमैन है। वन वे स्लैब के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि क्या होती है। अब उसके ऊपर ड्राइंग आएगी हमारे पास कि सर इसमें रेनफोर्समेंट देना है, ये सब करना है, तो किस तरीके से उसकी रेनफोर्समेंट की डिटेल होगी उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस डायग्राम में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से सरिया के जाल को छत पे बिछाया जाता है। तो इसमें देख रहे होंगे आप, ये इस तरीके से सरिया आ रही है, उसे बेंड किया गया यहाँ पे और मोड़ दिया गया। ये सरिया सीधे आ रही है, इसे बेंड किया गया, मोड़ दिया गया। फिर अगली सरिया यहाँ सीधी आ रही है और इसे यहाँ बेंड किया गया और मोड़ दिया गया। तो इसे बेंट अप बार या क्रैंक बार भी कहते हैं। ठीक है। फिर आप गौर कर रहे होंगे कि जो सीधी जा रही है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन बार, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, वो सीधी जा रही है, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन में आपके सरिया को बेंड किया जा रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसमें सरिया को बेंड नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट पड़ता है वन वे स्लैब में, जिसकी डिटेलिंग ड्राइंग किस तरीके से बनेगी उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारा प्लान है। ये हमारा क्या है? प्लान। अब कभी भी सरिया की डिटेलिंग जो होती है किस प्रकार से की जाती है? देखिए, जो आपकी छोटी डायमेंशन होगी, एक तो लंबाई होगी, एक चौड़ाई, जो छोटी चौड़ाई होगी उसके सापेक्ष सरिया को बेंड किया जाता है। किस प्रकार से शो करेंगे ड्राइंग में कि ये सरिया आपकी आ रही है, इसे 45 डिग्री पे बेंड किया और आगे ले गए। इसी प्रकार से जो दूसरी सरिया होगी उसे उधर अपोजिट डायरेक्शन से आएगी और 45 डिग्री पे बेंड किया और ऐसे आ गए। कितने दूरी पे बेंड करेंगे ये दर्शाई जाएगी और इसकी डिटेल लिखी जाएगी, यानी मेन बार की डिटेल लिखी जाएगी कि कितने mm की है। मान लीजिए 12 mm, कितनी दूरी पे, एट द रेट 100 सेंटर टू सेंटर। इस तरीके से इसकी डिटेल लिखी जाएगी। इसी प्रकार से जब इसके अपोजिट या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरिया बिछाई जाएगी उसे किस प्रकार से दर्शाया जाएगा? ये पूरी एक रेखा के रूप में चली आ रही है, एक लाइन दर्शाना सफिशिएंट है। इसे किस प्रकार से लिखेंगे? सेम इसी तरीके से लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार की जगह क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने mm की? मान लीजिए 10 mm एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा प्लान। प्लान में इस तरीके से इसे दर्शाया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेक्शन की। सेक्शन कौन सा? सेक्शन बीबी। सेक्शन बीबी कहाँ से काटा गया? इधर से काट के इस तरफ देखा जा रहा है। तो जब ऐसे काट के सरिया को देखा जा रहा है, स्लैब को देखा जा रहा है, तो उसमें स्लैब की मोटाई दिख रही है हमें, जो ये है डी। अब सबसे पहले मेन बार बिछाई जाती है, तो मेन बार ये बिछ गई, तो ये हमें पॉइंट के रूप में देखें यहाँ पे दिख रही है, जो है हमारी मेन बार। इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगी, तो वो हो गई हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्लियर? अब बात करेंगे, ये हो गया हमारा सेक्शन किसके सापेक्ष? लंबाई के सापेक्ष। अब चौड़ाई के सापेक्ष जब सेक्शन काटेंगे तो वो आएगा हमारा
ये इस पे आप गौर करेंगे तो चौड़ाई के सापेक्ष जब सेक्शन काट रहे हैं तो ये चौड़ाई आ गई इसकी, इसके सपोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, और सबसे पहले आपकी मेन बार आएगी, तो मेन बार एक बार ये आई, ये बेंड हो गई, दूसरी बार ये जा रही है, ये बेंड हो गई, फिर इसके बाद आपके इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार जो पॉइंट के रूप में दिख रहे थे वो हो जाएंगे, और इसे भी यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि आपकी बार कितने mm की है, कितनी मोटी है और स्पेसिंग कितनी है। तो ये तरीके होते हैं बार को ड्राइंग पे दर्शाने के, रेनफोर्समेंट को ड्राइंग पे दर्शाने के। अब आगे बात करते हैं, जो दूसरा इसका टाइप है वो है हमारा टू वे स्लैब। जैसा कि हमने पढ़ा, वन वे स्लैब क्या होता है, यदि लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक हो तो वन वे, और यदि चौड़ाई का अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 से कम हो तो क्या कहलाएगा, 2 या 2 से कम हो तो हमारा कहलाएगा टू वे स्लैब। और इस तरह की स्लैब चारों सपोर्ट पे होती हैं। इसमें आप गौर कर रहे होंगे इस डायग्राम में, इस पे चारों सपोर्ट पे इस तरह की स्लैब है, और जब इस पे कोई लोड पड़ता है तो ये कटोरे नुमा आकृति लेती है। अगर इस किताब की बात करें तो चारों सपोर्ट पे कर दिया और इसके ऊपर कोई लोड पड़ रहा हो तो ये कटोरे नुमा आकृति बनाता है। अब टू वे स्लैब भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी कोने से स्वतंत्रता पूर्वक उठने वाली स्लैब, और एक होती है कोने से स्वतंत्रता पूर्वक नहीं उठने वाली स्लैब। तो सबसे पहले जानेंगे कोने से स्वतंत्रता पूर्वक उठने वाली स्लैब। यह स्लैब सामान्यतः एक ही कमरे की छत होती है तथा इसके ऊपर कोई संरचना नहीं बनाई जाती है। जो इसका मेन पॉइंट है ये देखिए, इसके ऊपर कोई संरचना नहीं बनाई जाती। यानी जब आपकी कोई एक कमरे की छत हो और उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर ना हो, कोई भी बाउंड्री वॉल ना हो, पैरापेट जिसे कहते हैं ना हो, पूरी तरीके से फ्री हो, जब उसके ऊपर लोड पड़े तो उसके सारे कोने आपस में स्वतंत्रता पूर्वक उठने लायक हों, तो ऐसी स्लैब को क्या कहा जाएगा, टू वे स्लैब, कोने से स्वतंत्रता पूर्वक उठने वाली। अब इसकी डिटेल के बारे में हम जानेंगे। ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि हर तरफ आपका बेंड है, यहाँ भी बेंड है, वहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी है, और इस तरफ भी आपका बार्स को बेंड किया गया है। यानी चारों तरफ आपके सरिया को बेंड किया जाता है। ये होता है डिफरेंस वन वे और टू वे में। रेनफोर्समेंट को दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाएगा, और किस तरीके से इसकी डिटेलिंग की जाएगी इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये हमारा प्लान है। इस प्लान में जैसे वन वे को हमने दर्शाया, सेम वही तरीका है दर्शाने का, बस डिफरेंस क्या है, सरिया ये आई, यहाँ पे बेंड होके निकल गई, ये सरिया आई, ये बेंड होके इधर आ गई। कितनी दूरी पे बेंड हो रही है ये दर्शाएंगे, और कितने mm की ये बार है, कितने mm की दूरी पे है, जैसा उसमें दर्शाया था वन वे स्लैब में, सेम तरीके से इसमें भी दर्शाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करते हैं। वन वे स्लैब में पूरी एक बार सीधी आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी बेंड होगी। ये सरिया आई, ये बेंड होके इधर आ गई, इसी तरीके से दूसरी सरिया आके इधर बेंड हुई जा रही है। तो डिफरेंस बस खाली इसमें टू वे स्लैब, कोने से स्वतंत्रता पूर्वक उठने वाली स्लैब में बस इतना ही है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसे भी बेंड किया जाता है। कितनी दूरी पे बेंड कर रहे हैं और कितने mm की बार है, उसकी स्पेसिंग आपस में कितनी है, उससे दर्शाया जाएगा। अब बात करेंगे सेक्शन की। सेक्शन बी भी जानते हैं सबसे पहले। तो सेक्शन बी, तो यहाँ पे देखिए ये चौड़ाई के सापेक्ष इसका सेक्शन काटा गया। सबसे पहले मेन बार बिछती है, तो ये आगे हमारी मेन इस तरीके से आई, और ये वाली बार जाके इधर आके बेंड हो गई। अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आ रही थी वो पॉइंट रूप में दर्शा दी गई, और यहाँ पे भी इस चीज़ को दर्शा दिया जाता है कि कितने डिग्री का बेंड है, कितनी दूरी पे बेंड है, कितने mm की बार है, और उसकी आपस में स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर कितनी है। सेम वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा किसमें, सेक्शन ए में। ये लंबाई के सापेक्ष इसका सेक्शन काटा गया, आप देख रहे हैं सेक्शन ए। इसमें भी सबसे पहले कौन सी बार दिखेगी, मेन बार, क्योंकि वो मेन बार वहाँ सबसे नीचे थी तो यहाँ भी सबसे नीचे रहेगी। तो ये जितने भी पॉइंट रूप में दिख रहे हैं आपके, वो क्या हैं, आपके सेक्शन ए, जो कि 20 से काटा गया है यहाँ से। फिर इसके ऊपर हमारी कौन सी बार आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पे भी इनकी डिटेल को दर्शाया जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने mm की है
और कितने mm की दूरी पर है आपस में। आगे बढ़ते हैं। जो इसका सेकंड टाइप है टू वे स्लैब का, वो क्या है? कोने से स्वतंत्रता पूर्वक ना उठने वाली स्लैब। जब कोई स्लैब के ऊपर उसकी चारों दीवारों पे, चारों कोनों पे अलग से लोड दिया जाता है, या फिर मान लीजिए कॉलम के थ्रू कोई स्लैब बन रही है, उसके ऊपर दूसरी स्लैब आ रही हो, दूसरी मंजिल आ रही हो, तो इस तरह की स्लैब कोने पर से उठने में सक्षम नहीं होती हैं। तो ऐसी स्लैब को क्या कहा जाता है? कोने से स्वतंत्रता पूर्वक नहीं उठने वाली स्लैब। तो इसकी डिटेल के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह की इसकी डिटेलिंग होती है। देखिए, ये आपका प्लान दे रखा है, सेम वही तरीका है आपका टू वे स्लैब का। कोने से जो पहला इसका टाइप था, कोने से स्वतंत्रता पूर्वक उठने वाली स्लैब, शुरू की डिटेलिंग सेम वही रहेगी। आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? बॉटम प्लान बनाएंगे। बॉटम प्लान में आप दर्शाएंगे कि कौन सी स्लैब कहाँ बेंड हो रही है। इस तरीके से बॉटम प्लान में आप दर्शाएंगे। इस तरीके से बॉटम प्लान में आप दर्शा देंगे सबसे पहले कि कौन सी स्लैब कहाँ आ रही है। फिर ये हो जाएगा आपका बॉटम प्लान। अब इसके बाद इसका एक टॉप प्लान बनाएंगे जो कि सिर्फ क्या दर्शाएगा? इसके बेंट अप बार्स को दर्शाएगा। जो भी इसकी बेंट अप बार आ रही होंगी सिर्फ उसे दर्शाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? टॉप प्लान, जो कि सिर्फ इसके बेंट अप बार को दर्शाएगा। अब बात करेंगे इसकी, इसमें एक अलग से एक रेनफोर्समेंट और होता है। वो कौन सा होता है? टॉर्जनल रेनफोर्समेंट। वो भी आपका किस में आएगा? टॉप प्लान में आएगा, जो सिर्फ कोनों पे लगने वाले एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट को दर्शाएगा। जब तीनों को आपस में मिला दिया जाएगा तो इस तरह की आकृति बन के आएगी। तो सबसे नीचे आ गया ये वाला प्लान जो सबसे पहले मैंने बनाया। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे जो जितने भी बेंट हो रहे हैं वो वाला प्लान आ गया। फिर उसके बाद जो कोनों पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आ रहा है उसका प्लान। ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट क्यों आ रहा है, इसकी वजह जानेंगे। जैसे कि इसका टाइप है कि कोनों से स्वतंत्रता पूर्वक ना उठने वाली स्लैब, तो जब कोनों से वो स्लैब उठेगी नहीं तो उसके ऊपर एक टॉर्जनल रेनफोर्समेंट, टॉर्जनल स्ट्रेस डेवलप होता है। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, प्रदान की जाती है, जो कि कोनों पे दी जाती है। अब कितनी दूरी पे दी जा रही है ये दर्शाया जाएगा, उसकी मोटाई कितनी है, स्पेसिंग कितनी है वो दर्शाई जाएगी, और नीचे का जैसे हम लोग दर्शाते चले आ रहे हैं वो दर्शाएंगे। इसी प्रकार से उसका सेक्शन भी बनाया जाएगा, चाहे लंबाई के सापेक्ष हो चाहे चौड़ाई के सापेक्ष हो। मेन बार पहले आएगी, फिर उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगी, और टॉप का जितना रेनफोर्समेंट है वो दर्शाया जाएगा, और उस पर दिखाया जाएगा वो कितने mm की है, कितनी मोटी है, और या फिर कितने दूरी पे सेंटर टू सेंटर उसकी आपस की स्पेसिंग है। ये थे हमारे स्लैब के कुछ प्रकार। अब जानेंगे कि स्लैब के ऊपर कितने प्रकार के भार लगते हैं, किस तरह के उसके ऊपर लोडिंग आती है। तो देखिए, दो तरह के भार बेसिकली लगते हैं। एक होता है आपका डेड लोड, एक होता है लाइव लोड। डेड लोड क्या है? जो उसका खुद का वजन होगा वो होगा हमारा डेड लोड। मान लीजिए कि मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरा जो अपना खुद का वजन है तो ये हो गया मेरा डेड लोड। और यदि मेरे ऊपर कोई और प्रेशर दिया जाए, कोई किताब रख दी जाए, या फिर मेरे ऊपर कोई अलग से वजन दे दिया जाए, तो वो कौन सा लोड कहलाएगा? हमारा लाइव लोड। तो डेड लोड क्या होगा? किसी स्लैब के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री तथा इसका स्वयं का भार अचल भार कहलाता है। अचल भार मतलब डेड लोड। और लाइव लोड क्या हो गया? किसी स्लैब पर लग रहे प्राणी भार के चल को चल भार कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ लोडिंग स्लैब पे। अब आते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, कुछ सवाल आते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया के, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। IS 456-2000 के अनुसार कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? इफेक्टिव स्पैन या फिर प्रभावी विस्तृति। ये क्या होता है कि इफेक्टिव स्पैन आपका क्या होगा कि
जो भी आपकी स्लैब है, जो उसके सपोर्ट हैं, तो उसके बीच की क्लियर दूरी प्लस सपोर्ट की मोटाई, इसे या फिर क्लियर स्पैन और उसकी इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों में जो भी योग कम आएगा उसे क्या कहा जाएगा? इफेक्टिव स्पैन। डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये स्लैब है, ये इसके सपोर्ट हैं, तो इफेक्टिव स्पैन क्या होगा आपका? ये है आपका क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन आपका हो गया प्लस ये आपका सेंटर और ये सेंटर जो इसके सपोर्ट है, इस सेंटर के हाफ को सम कर दिया जाए तो ये दूरी या फिर क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों के सम को जोड़ा जाए तो इन दोनों में जो भी मिनिमम आएगा उसे क्या कहा जाएगा? हमारा इफेक्टिव स्पैन। अब बात आती है मिनिमम रेनफोर्समेंट की, कि हमें यह पता होना चाहिए कि स्लैब में कम से कम कितना % रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं या मैक्सिमम कितना करते हैं। तो बात आती है मिनिमम की, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करेंगे? यदि माइल्ड स्टील प्रयोग में लाई जा रही हो, यदि माइल्ड स्टील बार प्रयोग में लाई जा रही हो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का 0.15% से रेनफोर्समेंट कम नहीं होना चाहिए। और यदि HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार का प्रयोग किया जा रहा हो, तो यह 0.12% से कम नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे डिज़ाइन के क्राइटेरिया। अब एक और क्राइटेरिया है क्या, कि मिनिमम डाया कितनी यूज़ होना चाहिए? मिनिमम डाया कितनी यूज़ होनी चाहिए? तो मिनिमम डाया की बात करते हैं जब, तो ये आती है कि जो स्लैब की डेप्थ है, मान लीजिए ये स्लैब है, इसकी जो ये डेप्थ है, इसका 1/8वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/8वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात आती है आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग। तो प्रबलन छड़ों के मध्य या दूरी निर्धारित करने के लिए इन दोनों में मिनिमम माप को लिया जाता है, 3 × इफेक्टिव डेप्थ या फिर 300 mm। मान लीजिए इफेक्टिव डेप्थ आपकी आ रही है 200, तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी रेनफोर्समेंट की? 3 × 200 यानी 600 या फिर 300। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 300, तो कौन सी ली जाएगी? 300। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि किस तरीके से स्पेसिंग ली जाती है। अब आती है बात स्लैब की डेप्थ की। स्लैब की डेप्थ कितनी होनी चाहिए? ये स्पैन डिवाइड बाय 30। इफेक्टिव डेप्थ कितनी होनी चाहिए? यदि आपका लोड 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 500 किलोग्राम लग रहा है तो कितनी होगी? कम से कम 4 सेंटीमीटर। यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में लोड लग रहा है 1000 किलोग्राम तो कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर कम से कम। तो यह था हमारा स्लैब का पार्ट। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग रिटेनिंग वॉल के बारे में। रिटेनिंग वॉल, जिसे पुष्टा दीवार भी कहते हैं, ऐसी संरचना होती है जो मिट्टी अथवा अन्य किसी पदार्थ की दीवार के पीछे भराई द्वारा उत्पन्न क्षैतिज दबाव का प्रतिरोध करती है। यानी ये एक ऐसी दीवार है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, बेसमेंट देखा होगा, तो बेसमेंट में क्या होता है, ये मान लीजिए बेसमेंट है, तो ये आपका ग्राउंड लेवल आता है। ग्राउंड लेवल से नीचे बनता है हमारा बेसमेंट। तो बेसमेंट में यहाँ पे आती है मिट्टी या फिर कुछ और, जो कि अंदर आने का प्रयास करेगी। इसे रोकने के लिए जो दीवार बनाई गई वो क्या कहलाई गई? रिटेनिंग वॉल। जो मिट्टी आ रही है उसको रिटेन कर रही है, तो ये क्या हो गई? रिटेनिंग वॉल हो गई। तो इसका काम क्या होता है? जितना भी प्रतिबल लग रहा हो इस साइड से, उसे दूर करती है, उसको रोकती है। तो इसे कई तरीकों से बनाया जाता है, ईंट पत्थरों से भी बनाया जाता है, आरसीसी का भी बनाया जाता है। तो उसके टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके भाग क्या क्या होते हैं। उसमें कई तरह के उसके पार्ट भी होंगे। तो पुष्टा दीवार के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है हमारा स्टेम, यह ऊपरी भाग होता है जो कि मृदा को सपोर्ट करता है। जो मिट्टी को सपोर्ट कर रहा है वो क्या होगा? हमारा स्टेम। फिर हील, एड़ी,
हिंदी में एड़ी कहते हैं जैसे हील, यह बेस का भाग होता है और बैकफिल द्वारा दबी रहती है। जितना भी दबाव पे प्रेशर बन रहा है पीछे मिट्टी का, वो दबाई रहती है हील को। टो, यह भी बेस का भाग होता है लेकिन स्टेम के सामने होता है। डायग्राम में हम आगे देखेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हील बीम या फिर शियर की, यदि बेस स्लैब की चौड़ाई शियर फोर्स को सहन करने में सक्षम नहीं होती है तो स्टेम के नीचे बेस स्लैब से निकलती हुई एक बीम बनाई जाती है, जिसे हील बीम या शियर की भी कहते हैं। यह भी अब डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है वीप होल। वीप होल क्या होते हैं? जब भी बैकफिल होता है तो उसमें सीपेज के चांसेस होते हैं, पानी के चांसेस होते हैं, तो उनको पास करने के लिए होल बनाए जाते हैं सीपेज के लिए, उसे कहते हैं वीप होल। आगे डायग्राम में देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा उससे। ये है हमारा उसके भाग। देखिए ये स्टेम है, यहाँ पूरी मिट्टी भरी हुई है, ये पूरा प्रेशर डाल इस पे, स्टेम इसको सह रहा है, इसका बेस बनाया गया, ये हो गया हमारा हील जो कि इस मिट्टी के द्वारा यहाँ पे दबा हुआ है। फिर आगे का पार्ट जो कहला रहा है जो स्टेम के सामने, वो क्या है? टो। अगर बेस इतना मजबूत नहीं है तो एक की का इस्तेमाल किया गया जिसे कहा गया शियर की या हील बीम। फिर इसके बाद इसमें वीप होल दिए जाते हैं ताकि ड्रेनेज हो सके। अब रिटेनिंग वॉल के कई टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटी वॉल, गुरुत्व या भाराश्रित दीवार, सेमी ग्रेविटी अर्धगुरुत्व दीवार, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल और काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। सबसे पहले जानेंगे ग्रेविटी वॉल क्या होती है। गुरुत्व दीवार इस पर आने वाले बलों का प्रतिरोध अपने भार के कारण स्वयं करती है, अतः इन दीवारों का स्वयं का भार महत्वपूर्ण होता है। यानी जो भी दीवार अपने खुद के वजन से प्रतिरोध बल जितना आ रहा हो मिट्टी का उसे सहन कर रही है, तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी ग्रेविटी वॉल। इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम में, पूरी आपकी वो मशीनरी वॉल है या स्टोन की बना सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे बैकफिल है और इसका ये प्रतिरोध अपने वजन की सहायता से कर रही है, तो ऐसी दीवार क्या कहलाएगी? हमारी ग्रेविटी वॉल। इसी प्रकार से आती है हमारी सेमी ग्रेविटी वॉल। सेमी ग्रेविटी वॉल कौन सी हो गई? असल में होता क्या है कि कभी कभी प्रतिरोध बल इतना अधिक हो जाता है कि उससे ज़्यादा चौड़ाई की हमें दीवार बनानी पड़ जाती है, ज़्यादा मोटी। तो उसकी मोटाई को कम करने के लिए, उसके क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? सरिया प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं। तो जब थोड़ा बहुत रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ? उसके टो में या फिर उसके स्टेम में, तो इस तरह की जो दीवार बनती है वो क्या कहलाती है? हमारी सेमी ग्रेविटी वॉल। इसके बाद आता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। यह दीवार स्टेम, टो स्लैब तथा हील स्लैब तीनों का एक मिश्रित अभिकल्पन होता है। यानी तीनों को मिला करके जब डिजाइन की जा रही है हमारी कोई रिटेनिंग वॉल, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। शेप सभी दीवारों का सेम होता है, बस कहीं रेनफोर्समेंट होता है और कहीं रेनफोर्समेंट नहीं होता है। ताप व सिकुड़न से बचाव के लिए स्टेम दीवार से प्रबलन इस्पात लगाया जाता है। सामान्यतः कैंटिलीवर दीवारें 6 मीटर या इससे कम ऊंचाई के लिए प्रयुक्त होती हैं। इससे अधिक ऊंचाई के लिए काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल किस तरह की होती है, उसमें किस तरीके से रेनफोर्समेंट की डिटेल होती है। तो देखिए ये हमारी है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। यहाँ पीछे बैकफिल है, ये आपका स्टेम है, ये टो है, ये हील है और इसमें बेस में देखिए सरिया प्रोवाइड की गई जो वर्टिकल बार आ रही है। इसमें कुछ छोटी और कुछ बड़ी, इस तरीके से सरिया को प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरीके से आगे के साइड भी सरिया है और इन सरिया को आपस में बांधने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपके कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के रीइंफोर्समेंट की डिटेल। अगली है हमारी काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ये कौन सी होती है? यदि रिटेनिंग वॉल की फिलिंग की ऊंचाई 8 मीटर से अधिक हो तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल जैसा कि बताया था उसको सहन करने में सक्षम नहीं होगी
और उसको सहन करने के लिए अगर उसकी थिकनेस भी बढ़ाते हैं तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि काउंटर फोर्स टाइप रिटेनिंग वॉल में स्टेम तथा टो दोनों ही एक सतत स्लैब की तरह कार्य करते हैं, जो कि काउंटर फोर्स द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं? काउंटर फोर्स। अभी डायग्राम में हम लोग आगे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो काउंटर फोर्स टाइप रिटेनिंग वॉल में स्टेम तथा टो दोनों एक ही सतत स्लैब की तरह कार्य करते हैं। अब देखिए काउंटर फोर्स का मेन कार्य क्या होता है? काउंटर फोर्स का मुख्य कार्य वर्टिकल वॉल स्लैब तथा हील स्लैब को बांधे रखना होता है। काउंटर फोर्स का मुख्य कार्य वर्टिकल वॉल स्लैब तथा हील स्लैब को आपस में बांधे रखना होता है। अब बात करते हैं कि इसको आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं कैसा होता है काउंटर फोर्स। ये देखिए हमारा यहाँ पे बैकफिल है, इधर मिट्टी पूरी भरी हुई है, पूरी मिट्टी साइड भरी हुई है। ये हो गया हमारा स्टेम। जो वर्टिकल पार्ट है हमारा वो क्या कहलाया? स्टेम। स्टेम के सामने वाला पार्ट टो और पीछे का पार्ट हील। अब ये दीवार है हमारी। अब दीवार को किसकी सहायता से सपोर्ट किया जा रहा है? ये देखिए काउंटर फोर्स। ये जो पार्ट हमारा बना हुआ है ये क्या कहला रहा है? काउंटर फोर्स। तो इस तरीके से काउंटर फोर्स रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाता है। ये कुछ उसके रेनफोर्समेंट की डिटेल है, किस तरीके से बनाई जाती है। ये हो गया आपका वर्टिकल बार है, वर्टिकल बार को टाई करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और नीचे यहाँ पे मेन बार प्रोवाइड की जाती है। और काउंटर फोर्स बार में भी अलग से सरिया का जाल बनाया जाता है। इस तरीके से इसको डिटेलिंग की जाती है। तो आज के प्रशिक्षण में हमने जाना कि स्लैब क्या होती है, स्लैब के टाइप के बारे में जाना, और स्लैब के ऊपर कितने प्रकार के लोड लग रहे हैं, डेड लोड, लाइट लोड, उसके बारे में जाना। डिज़ाइन क्राइटेरिया, कम से कम कितना रेनफोर्समेंट होना चाहिए, स्पेसिंग कितनी होना चाहिए, ये सब जाना। रिटेनिंग वॉल के बारे में जाना, रिटेनिंग वॉल क्या होती है, रिटेनिंग वॉल के टाइप के बारे में जाना। ग्रेविटी वॉल, ग्रेविटी टाइप होती है, सेमी ग्रेविटी होती है, काउंटर फोर्स होती है, कैंटिलीवर होती है। पार्ट के बारे में जाना, स्टेम, हील, टो और शियर की वीप होल। तो ये हमारा आज का था टॉपिक। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, आशा करते हैं। और मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।